हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए लाया हूं साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको यकीन नहीं होगा, 2020 में जो सवाल आया है उन सभी सवाल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। 30 सवाल सिलेक्ट कर लिया, फिर भी सवाल बाकी है। मतलब फर्स्ट सिटिंग में मैंने देखा है तो लगभग 19 से 20 सवाल देखने को मिला है। 19 से 20 सवाल। तो ऐसा लग रहा कि सवाल ना बायोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा ना, यानी कि बायो से ज्यादा सवाल आ रहा है। मतलब अगर साइंस का 100 नंबर सवाल आता है तो 100 नंबर सवाल में कम से कम बोला जाए तो कम से कम 40 के आसपास बायोलॉजी सवाल एकदम कन्फर्म है। और अगर 30-30 रहेगा तो रहेगा आपका फिजिक्स का, रहेगा केमिस्ट्री का, रहेगा 40 प्लस ही बायोलॉजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बायोलॉजी का सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये सवाल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यही सवाल घूमते रहेगा एग्जाम में, तो इसको मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, मिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा एपिसोड फर्स्ट है। अगर आपको मजा आएगा तो सेकंड भी एपिसोड आप ही के कमेंट पे मैं सेकंड एपिसोड लाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, और बहुत ही आसान वाला सवाल है, एकदम बउआ वाला सवाल लगेगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? यानी कि जितने सारे जीव जंतु है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जिसमें जान है, जिसमें जो सजीव है ना, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत मतलब आखिरी स्रोत। सब कुछ खत्म हो जाएगा तो एक चीज बचेगा, कौन? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो कोयला तो है ऊर्जा का स्रोत, ग्रह तो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, चंद्रमा भी तो नहीं। अगर पेट्रोलियम रहता तो कुछ बनता है ना। लेकिन अंतिम स्रोत बोला जाए तो क्या है? सूर्य है। मतलब सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, और सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम स्रोत भी माना जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा सूर्य होगा राइट आंसर। अगला सवाल है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? श्वास रंध्र यानी कि सांस लेने वाला जो होता है ना, श्वास रंध्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? 2, 8, 10 या 6? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा 10। यानी कि तिलचट्टा में जो है ना 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ओके, आप लोग नीचे अपना आंसर कमेंट करेंगे और मुझे लास्ट में बताएंगे कि कितना सही बनाए हैं, कितना सवाल आपको याद है। और मैं उम्मीद करूंगा जिसको 25 सवाल भी अगर याद है, 30 में से 25 सवाल याद है, तो समझो कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। और जिसको 30 में 30 याद है तो माशाल्लाह, फिर तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो तारीफ काबिल के लायक आप हो गए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बोलिए, कवकों में होती है या जंतुओं में होती है या हरे पौधों में या परजीवियों में? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करती है? तो आपको पता है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ओके, अगला सवाल है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है कि फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है जो भोज्य पदार्थों को, है ना, मतलब जो जहाँ पौधा बनता है, भोजन बनता है पत्तियों में, वहां से भोज्य पदार्थ को उठा करके पौधे के सभी भाग में पहुंचाना होता है। यानी कि फ्लोएम उत्तक का काम है भोज्य पदार्थ को परिवहन करना, है ना। और एक जाइलम है जो कि जल को करता है। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किस रूप में होता है? यानी कि फ्लोएम जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है, वो किस शक्ल में करता है, किस रूप में करता है? ग्लूकोज के रूप में करता है, या फ्रक्टोज के रूप में करता है, या लैक्टोज के रूप में करता है, या सुक्रोज के रूप में करता है? तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा सुक्रोज के रूप में करता है। ओके, आंसर हमारा डी होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला पढ़ते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? यार ये तो एकदम 3, 4, 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे का हरा रंग होने का मतलब वहां पे क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम नाम का। जैसे कि ब्लड में, आपको पता है ब्लड में क्या होता है? आयरन पाया जाता है ना, आयरन नाम का धातु पाया जाता है ब्लड में। उसी तरह से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ मतलब जो बेकार का पदार्थ है वो बाहर निकल गया पौधे के शरीर से, कौन कौन है? गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है ये क्या है? पौधे का उत्सर्जित पदार्थ। यानी कि पौधे से सभी जो है उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं। अगला, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज, हाँ, जिसको हम लोग पीते हैं गर्मियों के दिनों में, और जैसे पीते हैं उसके अंदर एकदम आपको एनर्जी मिलता है। एक्चुअली ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? बहुत जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो देखे होंगे खिलाड़ियों लोग भी ग्लूकोज लेता है ना। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है, C6H12O6। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आपको मिलेगा एक यहाँ पे होमवर्क, आपको बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र। ठीक है ना, चीनी का रासायनिक सूत्र होमवर्क बताना है। पहला होमवर्क जो अभी और होमवर्क मिल सकता है ना।
चलिए तो हमारा आंसर होगा C6H12O6, ये है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? यानी कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही कोशिका है, ये ना तो हाथ है ना तो पैर है ना, तो एक ही कोशिका है। वही एक ही कोशिका में हाथ की तरह भी काम कर लेता है, कभी पैर की तरह काम कर लेता है, कभी मुंह की तरह काम करता है अमीबा। तो अधिकांश जो पोषण होता है कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण। क्या होता है? अंतर्ग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला है, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क बोले तो किडनी, है ना जी, किडनी को बोलते हैं वृक्क, किडनी बोलते हैं वृक्क। तो वृक्क जो है किससे? उत्सर्जन से संबंधित है। उत्सर्जन बोले तो मतलब जो बेकार के पदार्थ को जो बाहर निकालता है उसको बोलता है उत्सर्जन। ओके, तो हमारा आंसर डी राइट होगा। अगला पढ़ते हैं, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, या मुख्य, या स्पर्शक। तो देखो मस्तिष्क जो है मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है ना, मनुष्य या जानवरों में। तंत्रिका तंत्र में तो मनुष्य में पाया जाता है। मुख मतलब मुख मतलब मुंह, लेकिन हाइड्रा में ये तीनों में से कोई नहीं पाया जाता। स्पर्शक, आप देखोगे आपके बायोलॉजी किताब में हाइड्रा का फिगर दिया हुआ है, इस तरह से बना रहता है, तो पौधे की तरह मतलब लगेगा बना हुआ, तो इसमें स्पर्शक पाया जाता है। ओके, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कि देखो कितना हल्का सा सवाल है, आप इसे हल्के में तो ले रहे हैं ना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा या रंगने में कहीं मिस्टेक कर देंगे तो फिर गए हो भैंस, मतलब गए काम से। तो आपको करना क्या ना, एकदम कंसंट्रेट के साथ बनाना है। सवाल बहुत ही आसान आता है एग्जाम में। आपको मैं बार बार पर्दाफाश कर रहा हूँ, सवाल फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब ला के दिखा रहा हूँ। देखो भाई कितना हल्का सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होना है, हाइपर टेंशन नहीं लेना है ना, बस मजे से पढ़ते रहना है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक सबने सही बनाया होगा। सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? यानी कि धक 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 सबसे ज्यादा किसका धड़कन धड़कता है? व्हेल मछली, या चूहा, या हाथी, या आदमी? तो हमारा आंसर होगा चूहा। चूहा का जो दिल है ना एकदम धक 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 बहुत तेजी से धड़कता है, सबसे फास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। और आदमी को तो पता ही है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ओके, आगे पढ़ते हैं, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब कचरा, मतलब बेकार की पदार्थ उत्सर्जन होता है। और ये होता किसके द्वारा? किडनी के द्वारा होता है ना, वृक्क के द्वारा होता है। क्या? तो उनमें से कौन कौन सा पदार्थ? अमोनिया है, या यूरिक अम्ल है, या यूरिया है, या इनमें से सभी? तो जो नाइट्रोजनी पदार्थ है ना, ये सभी तीनों के तीनों नाइट्रोजनी पदार्थ है, जहरीली पदार्थ है। इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी, नहीं तो फिर आप मतलब जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए तो मनुष्य को 2 किडनी दिया गया है। इन दोनों किडनी का काम क्या होता है? इन्हीं सबको छान करके बाहर निकालना, और मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर किडनी खराब तो फिर आदमी का ब्लड खराब, क्योंकि ब्लड से छान के निकलता है ये सब। ओके, तो हमको याद रखना चाहिए किडनी जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी करता है। ओके, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। नेफ्रॉन में कंफ्यूजन मत होना, नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वृक्क मतलब किडनी की। तो किडनी की बोलेगा तो नेफ्रॉन होगा, वृक्क बोलेगा तो नेफ्रॉन बोलेगा, और तंत्रिका तंत्र बोलेगा तो न्यूरॉन। फिर आपका दूसरा होमवर्क बताना है, किस जीव का तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा है ना? किस जीव का तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा, मतलब मानव से भी बड़ा जीव है, बताना है किस जीव का तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा है। सेकंड होमवर्क आपके पास, नीचे कमेंट करें, खोज के कमेंट करना। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? मतलब जो केमिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूत मतलब क्या होता है? वही मैसेंजर। किसको बोलते हैं? उद्दीपक को बोलते हैं। उद्दीपक मतलब आपको थोड़ा सा कोई चुट्टी काटता तुरंत चौंक जाता है ना, उसको बोलते हैं उद्दीपक, चौंकना। पाचक रस, हार्मोन, या आवेग। तो रासायनिक दूत किसको बोलते हैं? हार्मोन को बोलते हैं, ठीक है, हार्मोन को रासायनिक दूत बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये किताब है। इसके लिखने वाले कौन है? डार्विन है, या लामार्क, अच्छा लामार्क भी बोला जाता है, ओपेरिन है, या वाइसमैन है? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब के जो लेखक है वो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जनन अंग मतलब जिससे फिर वो उस पौधे का नस्ल पैदा होगा, है ना? तो जाहिर सी बात पुष्प में होगा, क्योंकि फूल से क्या निकलता है? फल निकलता है, और फल में निकलता है बीज। तो जनन अंग कौन हो गया? फूल हो गया, क्योंकि फूल से ही फल निकला और फल से बीज निकलता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। अच्छा, आपको पता है कोई चीज़ ऐसा, बहुत चीज़ ऐसा भी हम लोग फूल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, है ना जी? और पता है आपको अंडाशय भी खाते हैं हम लोग, अंडाशय। बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, अंडाशय खाते हैं? हाँ बिल्कुल, जो फल खाते हैं ना वो फल अंडाशय होता है। ठीक है ना, जो फल होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वो पौधे का अंडाशय होता है, और अंडाशय हम लोग खाते हैं, कितने मजे से। ओके, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब फिजिक्स बायो का एग्जाम हो और ये सवाल ना आए तो इम्पॉसिबल है। 2020 के एग्जाम में दोनों सेटिंग में सवाल आया है, फर्स्ट सेटिंग में भी आया है, सेकंड सेटिंग में भी ये सवाल देखने को मिला है। यानी कि मेंडक ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था आनुवंशिकी प्रयोग के लिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा, मतलब एक दिशा में होता है। ठीक है ना, एक दिशा में होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी किसको बोलेंगे? केचुआ, मेंढक, मछली या कछुआ? ठीक है, किसको बोलेंगे? केचुआ, मेंढक, मछली या कछुआ? उभयलिंगी बोलेंगे केचुआ को। उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों लिंग हो, स्त्रीलिंग भी हो, मतलब समझ रहे ना, स्त्रीलिंग, स्त्री का भी लिंग उसमें मौजूद हो और पुरुष का भी लिंग मौजूद हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे द्विलिंगी भी बोल सकते हैं, उभयलिंगी को द्विलिंगी बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? केचुआ राइट आंसर होगा। चलिए जी, कौन एक अवशेषीय अंग है? अवशेषीय मतलब बेकार, शरीर का बेकार अंग जिसका कोई काम नहीं है। और जब इंसान पैदा होता ना तो उसके शरीर में एक अंग है जो बेकार है, कोई काम के लायक, एकदम निकम्मा है, अपेंडिक्स है। और बहुत से देशों में ऐसा होता है कि अपेंडिक्स को पैदा होते ही निकाल देता है, लेकिन हमारे देश में क्या होता है? पेट में दर्द होगा 2 बार, तीसरा बार में एकदम ऊपर चल जाएगा आदमी, इसलिए दूसरे बार से में उसको इंतजाम में लग जाता है, चलो अपेंडिक्स हो गया भाई निकालो। क्योंकि ये अपेंडिक्स अगर पेट में फट गया तो फिर गई, है ना? हमारा आंसर का अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं, एकदम निकम्मा है ये। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यार आपको पता होगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था सबसे पहले, है ना जी? और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संबंधित है वन संरक्षण से, है ना? पेड़ों को बचाने के लिए। पर्यावरण संरक्षण भी कभी कभी देता है, कभी कभी ऑप्शन में देगा पर्यावरण संरक्षण, यहाँ पे दिया हुआ वन संरक्षण। सुंदर लाल बहुगुणा इसके जो है नेतृत्व करने वाले रहे हैं। ओके, ऑप्शन हमारा ए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता है आयोडीन? अरे बाप रे, आयोडीन अगर नहीं खाइएगा, आयोडीन युक्त नमक, अब देखा सरकार की आयोडीन कैसे लेगा यार? तो नमक में मिला दो, क्योंकि नमक तो खाना ही पड़ेगा सबको, बिना नमक का तो कोई चीज़ होगा नहीं, इसलिए आयोडीन उसमें मिला दो। तो आयोडीन की मात्रा नमक में मिलता है देखने को। और अगर आयोडीन, अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो पता है घेंघा रोग हो जाएगा, गला फूल जाएगा, मोटा सा हो जाएगा, इतना मोटा, इतनी को सिर रहेगा और इतना मोटा गला हो जाएगा, मतलब समझ रहे ना, गला फूल के मोटा हो जाएगा, घेंघा बोलते हैं, ग्वाइटर रोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मधुमेह पता है इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं यार, हम लोग तो डायबिटीज जानते हैं, डायबिटीज हो गया। और डायबिटीज पता है मीठा खाने से होता है ना? इसलिए मीठा थोड़ा कम खाइएगा। स्कर्वी रोग तो पता है विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब मसूड़ा में से खून आता है ना, उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। इसको सुधारने के लिए पता है आपको अमरूद खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए। एड्स तो जानते हैं गलत संबंध बनाने से एड्स वगैरह होता है। तो हमारा आंसर ए हो गया। निम्न से कौन, सॉरी यार 14 नहीं, फिर तो मैं पीछे चला गया, 24 होगा, ठीक है 24 होगा। कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है भाई? तो वृद्धि हार्मोन। कौन होगा? वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ग्रंथि मतलब ग्लैंड, ठीक है? सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, लेकिन छोटा बम बड़ा धमाका तरह है। जितना शरीर में जितनी ग्रंथियां हैं सभी ग्रंथि का बाप है। आपको पता है इसका साइज कितना होता है? चना देखे, चना जो घोड़ा खाता है इतना छोटा होता है, मतलब इतना छोटा साइज होता है। अब बोले सर आप कैसे देखे? तो मतलब पता चला, है ना? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे छोटा है और सभी ग्रंथियों का बाप है, मास्टर ग्रंथि इसको बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। तो ये वृद्धि हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। ओके,
आगे पढ़ते हैं जी। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, या विखंडन के द्वारा होता है, या बीजाणु जनन के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। अमीबा के बारे में बोला जा रहा है, तो अमीबा पता क्या, जैसे अमीबा है तो अमीबा टूट जाता है, दो भाग में टूटता है, क्या होता है, टूटता है, तो विखंडन होता है। विखंडन के द्वारा अमीबा में क्या होता है, मतलब अलैंगिक जनन होता है। अगर मुकुलन के बारे में सोच रहे हैं आप तो गलत है। मुकुलन जो है हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, और ईस्ट में भी, ठीक है ना, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और अमीबा में विखंडन, चूंकि अमीबा क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है, एक पार्ट बना फिर दूसरा पार्ट बना। अब ई भी टूटेगा दो पार्ट में, अब ई भी टूटेगा दो पार्ट में, इस तरह से अब बढ़ते रहेगा। ई भी टूटेगा दो पार्ट में, ई भी टूटेगा दो पार्ट में, ई भी टूटेगा दो पार्ट में। देख रहे हैं संख्या इसकी बढ़ती जा रही है। तो याद रखिएगा इस सवाल को। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता? रे बाप रे, ये तो सवाल हम पहले ही बता दिए हैं, तुम लोग का 1 नंबर प्लस पॉइंट। तो आपको पता है अंडाशय है ना, अंडाशय जो फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है, ठीक है ना। तो हम फूल का कौन सा भाग है, अंडाशय है जो फल में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा की उत्पन्न नहीं है? मतलब इनमें से 4 ऊर्जा का स्रोत है, चारों ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन एक जो है वो सूर्य के द्वारा ऊर्जा नहीं है उत्पन्न हो रहा। भूतापीय ऊर्जा, हाँ ये सूर्य के द्वारा ही ऊर्जा हो रहा। पवन ऊर्जा ये भी हो रहा, जैव मात्रा ऊर्जा ये भी हो रहा। नाभिकीय ऊर्जा तो देख रहे हैं ना, ये सूर्य के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा नहीं है। तो बोला जा रहा कौन ऊर्जा सौर ऊर्जा की उत्पन्न नहीं है, तो कौन हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा, जो कि सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न नहीं है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है भाई? तो एक तो पता एक सवाल तो था कि अमीबा में भोजन कैसे होता था, अंतर्ग्रहण होता है। अब अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो एक तो मतलब एक तो वो है ही है, एक क्या बोलते हैं, एक है ही उसमें, तो एक ही यहाँ पे है जीव है, एक ही मतलब एक ही चीज से बना हुआ है। तो उसमें अब दूसरा तो है नहीं जो हाथ पैर आएगा, है ना, दूसरा तो है नहीं। लेकिन ये अपना करने के लिए क्या करेगा ना, अलग अलग इसी को स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, है ना। कभी अगर खाना होगा तो खाने टाइप का बन जाएगा, ऐसे ऐसे टाइप का, मतलब ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं कूटपात के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक ही कोशिका का ये है भाई। तो एक ही कोशिका का है तो इसमें कैसे आएगा हाथ पैर, लेकिन उसी को जैसे बनना है ना, जिस तरीके से उसको काम लेना है उस तरह से बन जाना है। तो हमें अमीबा की तरह सोचना पड़ेगा यार, कि अमीबा में एक ही जीव, एक ही कोशिका है, फिर भी सब काम कर रहा है, और हमारे पास हाथ है, पैर है, हाथ है, कान है, सबसे बड़ी बात दिमाग है, जिससे हजारों काम निकाल सकते हैं। फिर भी हम पीछे पड़ जाते हैं, दूसरे की बातों पे आके पढ़ते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस अपना लेवल ऊंचा करना है, ठीक है ना, किसी की बातों पे ना आना, कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा करना, जम के पढ़ाई करना है, ताकि क्योंकि आपके पास सब कुछ है यार। मत बोलो कि मैं गरीब हूँ, अमीबा से ज़्यादा तुम गरीब तो नहीं हो ना। हाँ भाई देखो, दुनिया में अमीबा से ज़्यादा कोई गरीब नहीं है, ठीक है ना, अमीबा से गरीब कोई नहीं है। अमीबा बेचारा एक है। तुम्हारे पास पता है, अगर तुम्हारे बॉडी पे एक थाप कोई मारता है तो पता कितना मर जाता, अमीबा कितना बड़ा कितना जो है कोशिका मर जाता, लाखों लाखों कोशिका मर जाती है। अब सोचो भाई कि एक थाप अगर मारेगा, आपके गाल पे एक चटाक से मारेगा तो लाखों कोशिका मर जाएगा। अब लाखों में कितना पार्ट छोटा सा होगा एक, और तुम्हारे पास सब कुछ है, हाथ पैर, फिर भी आप अपाहिज होते मालूम हो रहे हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, मस्ती से पढ़ना है, जम के तैयारी करना है, पीछा नहीं रहना, अपना हर काम करना है, नर्वस नहीं होना है। जिस तरह से अमीबा खाती भी है, पीती भी है ना, सब काम करती है। तो कौन सा एंजाइम है यहाँ पे जो वसा पर क्रिया करता है, मतलब वसा को कंट्रोल करता है, वसा पर काम करता है? तो लाइपेज एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करती है, ठीक है। और आखिरी सवाल, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आप पढ़ेंगे श्वसन दो प्रकार के, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, ठीक है ना, ये डेफिनेशन है। तो बोला जा रहा किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा होगा? आप बताओ भाई। ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा तभी तो हमको एनर्जी मिल पाएगा। मतलब सिंपल सा इसकी कहने का मतलब है कि वायवीय श्वसन रहेगा तब हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगा, ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 30 क्वेश्चन पढ़ाया है, और अभी 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारा सवाल पूछता है बायोलॉजी का, तो सब सवाल को मैं आपके सामने लाकर पर्दाफाश कर दूंगा, एक भी सवाल नहीं बचेगा। जो रिपीटेड सवाल होगा उसको मैं नहीं लूँगा, बता दूंगा कि ये सवाल बहुत बार आया। लेकिन जो भी आ रहा है एग्जाम में, देखिएगा आप, घूम घूम के सवाल आते रहता है, ठीक है ना। यही सब सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिलीव मी, ओके, डोंट वरी, बिलीव मी एंड बिलीव योरसेल्फ,
ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत है। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक वाइक नहीं किया तो लाइक करो फटाफट, शेयर करो दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बटन दबाना, प्रेस करना, नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आपके पास मैसेज आएगा, टाइम पे क्लास करोगे, टाइम पे आपका सब कुछ होने वाला है। तो चलो वीडियो को लास्ट करते हैं। ये पहला एपिसोड, आपको कितना मजा आया पढ़ने में, और मैंने जो आपको 2 होमवर्क दिया, क्या आपने उसका आंसर खोज लिया? नहीं तो फिर आप जहां से भी आंसर खोजो और नीचे कमेंट करना मत भूलना। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।